दक्षिणी लेबनान में इजरायली अटैक। जी हां, तायर जिले के अल सियाद गांव में हमला हुआ है और हमले के बाद आसमान में दिखा धुआं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर यह अटैक किया गया है। तायर जिले में अल सियाद गांव पर यह अटैक किया गया। अभी भी लगातार ये हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से बात हुई थी कि शायद कोई ऐसी डील बने जिसमें इजरायल के लेबनान पर अटैक बंद हो जाए, लेकिन साउथ लेबनान पर लगातार इजरायल हमला करता रहा। एक बार फिर से तायर जिले में यह अटैक किया है इजरायल ने। तो इजरायली फोर्स का दक्षिणी लेबनान में अटैक। बेरशत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी है। तो यहां हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर तबाही मचाने की खबर है, टारगेट करने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की जान चली गई है। ये तस्वीरें देखिए, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही लेबनान के बेराशीत में अटैक का वीडियो। रिहायशी इलाके में इजरायली हवाई हमले में एक इमारत पूरी तरह से जमींदोज। तो तीन खबरें, तीन तस्वीरों के साथ आपके सामने। जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमले इजरायल के लगातार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि तायर जिले में अटैक किया है और बेराशीत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। रिहायशी इलाके में इजरायल का हवाई हमला। तीन बड़ी खबरें इजरायल के हमलों से जुड़ी, तीन तस्वीरें आपके सामने। और इधर अली अल ताहिर पहाड़ियों पर भी हमला किया गया है। दरअसल लेबनान में अभी इजरायल डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक की खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह के बंकरों को निशाना बनाया गया है। अली अल ताहिर पहाड़ियों पर भी हमले की खबर है। लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स स्ट्राइक। और दक्षिण लेबनान में एक और बड़ा हमला हुआ है। दबशा पहाड़ी पर इजरायल की बमबारी की खबर सामने आ रही है। तो लगातार इजरायल के हमले हुए हैं साउथ लेबनान के ऊपर और दबशा पहाड़ी पर भी इजरायल ने बमबारी की। तो अमेरिका के आर्थिक युद्ध को चाइना की चुनौती। ईरान पर यूएस प्रतिबंध का चीन ने विरोध किया है। एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को खारिज किया। प्रतिबंध से मुद्दे का हल नहीं निकलेगा, ये चाइना ने कहा है। कूटनीतिक तरीके से विवाद सुलझाया जाए। और अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा चीन। चीन के ऐलान के बाद देखिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और चीन का ऐलान है कि ईरान से तेल खरीदते रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जो अमेरिका सोच रहा है, चीन उसके बिल्कुल विरुद्ध जाकर अपना स्टैंड दिखाता हुआ। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच ये बड़ा बयान है। व्यापार ईरान और चीन के बीच का मामला है। एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को नहीं मानते हैं, ये चीन ने कहा है। तो देखिए एक तरफ तो लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है ताकि जो ईरान के सहयोगी देश है उन पर भी दबाव महसूस हो, लेकिन चीन की प्रतिक्रिया बता रही है कि चीन इस तरह के दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफा प्रतिबंध का विरोध किया जा रहा है। ईरान के साथ व्यापार तेल का जारी रहेगा, ये चीन ने कहा है। तो चाइना ने क्या कहा ये हमने आपको बताया। अब आगे इस पर क्या हो सकता है? क्या रूस की एंट्री हो सकती है? क्या चाइना की एक तरफा एंट्री देखने को मिल सकती है? मुस्तफा प्लस शी प्लस पुतिन यानी कि तीनों साथ और ट्रंप की मुश्किल इसके बाद बढ़ जाएगी क्या? सवाल उठना लाजमी है। ट्रंप की इकोनॉमिक स्ट्राइक की खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बड़ी आर्थिक कार्रवाई। ट्रंप ने किया इकोनॉमिक डी डे का ऐलान। ईरान के मददगार देशों पर ऑपरेशन का ऐलान। अब ईरान की मदद करने वाले देशों पर प्रतिबंध। असर क्या? अमेरिकी प्रतिबंधों का चीनी स्वतंत्र रिफाइनर्स पर असर सीमित। ईरानी तेल खरीदने वाले चीनी टीपॉट पर प्रतिबंधों का असर नहीं। ईरान के 80% तेल खरीदार चीन के टीपॉट हैं। रिफाइनर्स माने जाते हैं।
रूस और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों का एक तरफा विरोध किया है। रूस पहले से प्रतिबंधों में घिरा हुआ है, इसलिए प्रतिबंध का असर नहीं है। रशिया और ईरान के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग बहुत बड़ा है। अब ब्रिक्स के जरिए ईरान वैकल्पिक वित्तीय रास्ता तलाश रहा है। मेजर जनरल अश्वनी सेवात सर, जिस तरीके से यहाँ ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्या ये सभी देश एक साथ आ जाएंगे? इन पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहला सवाल मेरा ये है सर कि रूस तो एक मोर्चे पर पहले से 4 साल से घिरा हुआ है। क्या रूस ईरान की मदद वाकई में करेगा? फिर तो वो 2 मोर्चों पर घिर जाएगा और उसके लिए हथियार और सैनिक दोनों लगते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो प्रगति, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अब एक चीज़ समझ गया कि वो युद्ध नहीं कर सकता ईरान के साथ। उसको लगता है कि अगर ईरान के साथ राउंड 2 होता है तो उसको बहुत नुकसान होगा। उसके इंटरसेप्टर नहीं है थाड के या पेट्रोइट मिसाइल के, इसकी टोमाहॉक मिसाइल भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। और ये सच्चाई है कि ईरान ने अपने जो मिसाइल रॉकेट ड्रोन थे उनकी भरपाई कर ली है। IRGC बात करने को तैयार नहीं है, तो अब बड़ी कैच 22 सिचुएशन हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। करे तो करे क्या? वहाँ पर जो पब्लिक है वो पूरे अमेरिका की इस युद्ध के अगेंस्ट है। उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। तो उन्होंने अब ये एक सोचा है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाए, इकोनॉमिक D-Day के नाम पे चला है कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा और तो उसके ऊपर बहुत भारी सैंक्शन लगेंगी। क्या ये सैंक्शन काबिल या इफेक्टिव होंगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80 से 90% जो ऑयल ईरान का वो लेता चीन, और चीन इकोनॉमिक सैंक्शन को मानने वाला नहीं है। तो सबसे पॉइंट ये है। दूसरा जो आपने इशारा किया रूस का, देखो ये सच्चाई है, रूस जो है, रूस यूक्रेन लड़ाई में बिल्कुल फंसा हुआ है। आज की तारीख में जिस प्रकार से यूक्रेन वहाँ पर पलटवार कर रहा है और अपने ड्रोन से उसकी रिफाइनरी के ऊपर काफ़ी बर्बाद कर दिया, ऑलमोस्ट 80% रिफाइनरी काम नहीं करी, तो मुझे लगता नहीं कि रूस कोई ज़्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट दे पाएगा ईरान को या हथियार दे पाएगा। हाँ, उसके साथ खड़ा एक साइकोलॉजिकल मॉरल सपोर्ट रूस दे सकता है, मगर जो चीन है वो इकोनॉमिक सैंक्शन की फिक्र नहीं करेगा। वो इसको हथियार भी दे रहा है, उसको इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा है और उससे ऑयल खरीदता रहेगा। अगर वो ऑयल खरीदता रहा तो ईरान के ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम होगा। तो मुझे लगता है ये समीकरण है बिल्कुल। और सर, सिचुएशन अमेरिका भी इस बात को समझता है, इसीलिए दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी और इसके जो एक्सपेक्टेड यानी कि जो अपेक्षित परिणाम है वो क्या संभव है? अमेरिका कोई पहली बार इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाएगा, कोई पहली बार देशों को धमकी नहीं दे रहा है कि कहां से ऑयल खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। रूस के केस में हम ये देख चुके हैं, वही बात ईरान के केस में कही जा रही है। पुरानी घिसी पिटी वही रणनीति दोबारा एक बड़े कह सकते हैं स्टेप, कदम रणनीति के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। आप कैसे देखेंगे इसे? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो ग्लोबल है और दूसरा पहलू ईरान को लेकर है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो चूंकि ईरान की अभी नाकेबंदी की गई है और इन प्रतिबंधों के नाम पर अगर ईरान को रही सही मदद ना पहुंचने दिया जाए तो जाहिर है कि ईरान जैसा एक मुल्क जो पहले से ही कई दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों से घिरा हुआ है उसको दिक्कत होगी। मान लीजिए खाने पीने से संबंधित सामान है, दवाइयां हैं और भी बहुत सारी जरूरी चीजें हैं जिसमें ईरान को मदद चाहिए। कोई भी देश अकेला इस दुनिया में नहीं रह सकता है, तो ईरान पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन हाँ, जब आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो देखिए, आर्थिक प्रतिबंधों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की आदत थी। लेकिन पिछले 5 साल में पहले अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिकी सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा, फिर रूस यूक्रेन के युद्ध में जब उन्हें मनमाफिक सफलता नहीं मिली और अब ईरान में जब अमेरिका को सरेंडर करने की स्थिति आई है, तो इसका परिणाम ये होगा कि अब रूस, चीन, भारत या दूसरे और मुल्क अब अमेरिका से कहेंगे जा तेरी बात नहीं मानता, क्या कर लेगा तू। और यहीं जाकर अमेरिका के उस सुपर पावर की इमेज खत्म होती है और एक बार वो इमेज खत्म हो गई तो फिर आर्थिक प्रतिबंध बेमानी हो जाते हैं। इसीलिए ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर डी-डॉलराइजेशन की बात की जाती है। इसीलिए ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर जो वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था है उसकी बात की जाती है। और एक बार जैसे ही वो स्ट्रक्चर सामने आ गया तो फिर अमेरिका का जो पूरा माया जाल था इसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, वो टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि मतलब ताकत उसका एकमात्र पुराने जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पे देखा जाए, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज सब देशों ने धीरे धीरे अपना बनाना शुरू कर दिया। स्विफ्ट की जगह सबने स्विच करना शुरू कर दिया। वहीं ऑयल का जहां तक मामला है, सबने अपने स्पेसिफिक रूट डेवलप किए ताकि उनकी ऑयल सप्लाई सुनिश्चित रहे। बचा क्या फिर अमेरिका के पास?
नहीं, देखिए उसमें एक व्यवहारिक दिक्कत आज भी आ रही है। मान लीजिए कि रूस और भारत के बीच में भी रुपए रूबल का कारोबार हो रहा है, सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत हद तक एक तरफा है। आज की तारीख में कई हजार नहीं बल्कि कई लाख करोड़ रुपए के बराबर वैल्यू का जो रूस का मतलब धन है वो भारत में जमा है, क्योंकि रुपए रूबल में आप प्रैक्टिकल तौर पर इतना कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए डॉलर की मजबूरी है। लेकिन कुछ तो कहें आप टेक्नोलॉजी की और कुछ कहें कि आप दोनों देशों की पारस्परिक इच्छा ये माध्यम देती है कि आप डॉलर का विकल्प। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य देश इससे अलग रास्ता बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। आज नहीं तो कल हो सकता है जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका की जो साख है उस पर बट्टा धीरे धीरे ही सही लेकिन लगता दिखाई दे रहा है। और देखिए अरब सागर में यूएसएस वॉशिंगटन की हलचल तेज हो गई है। वॉरशिप से अमेरिकी जेट ने उड़ान शुरू की है। यूएसएस वॉशिंगटन का वीडियो जारी किया गया। और इस बीच खबर यह भी कि ईरान तेजी से बढ़ा रहा है अपनी मिसाइल पावर। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा दावा है, मिसाइल उत्पादन दुगना किया गया है, 2 गुना मिसाइल उत्पादन किया गया। ईरान की तरफ से जानकारी। ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, 12 दिन की जंग के बाद हमने तैयारी की है। और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चीन को चेतावनी दी। कहा चीन ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा चीन अब और अधिक तेल का भंडार जमा कर रहा है। तो पिछले 72 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के बहाने सीधे सीधे चाइना को चेतावनी दी। आपको सुनाते हैं क्या कहा गया और उसके बाद इससे जुड़ी खबर विस्तार से बताएं। तो अमेरिकी चेतावनी, स्कॉट बेसेंट ने जो बातें कही हैं वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब चीन ईरान से तेल नहीं खरीद सकता, ये बेसेंट ने कहा। हम हॉर्मूज की पूरी तरह से नाकेबंदी करेंगे। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। इधर चीन के पास बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है। चीन का व्यवहार वैसा ही जैसा कोविड में था, या तो आप हमारे साथ या हमारे खिलाफ। संदेश क्या है इसमें, मैसेज क्या है? ईरानी तेल तनाव का नया मुद्दा बन गया है। चीन तेल खरीदना बंद करे ये धमकी दी जा रही है। ईरानी तेल निर्यात पर रोक लगे ये भी अमेरिका का प्रयास है। ईरान की सरकार पर दबाव बढ़े, आर्थिक तौर पर ईरान को झटका लगे, ये साफ संकेत है इसके। लेकिन चीन पर दबाव क्यों है, क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है? 90% ईरानी तेल का खरीदार है। सालाना खरीद का लगभग 8% भी है और इस वजह से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। ओपी तिवारी सर, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से तो लगातार चेतावनी दी जा रही है ईरान के मददगारों को और स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। चीन की भूमिका को अब इस बीच आप कैसे देखते हैं और क्या ईरान कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहा होगा इस बीच? प्रगति, देखिए अमेरिका को काउंटर करने के लिए ईरान की स्ट्रेटेजी 2003 से बननी शुरू हो गई थी और मजबूत है। अब ये चीन के ऊपर प्रेशर डालना, जो आपने प्रश्न जो अभी पूछा उससे प्रेशर डालना, ये बात है कि देखिए इसकी इकोनॉमी खाली तेल बेचने की है और तेल खरीदने वाला कौन है? चाइना है। 90% चाइना जाता है, तो इनकम इसकी वैसी आएगी। इतने सैंक्शंस के बाद ईरान के लोग परेशान हो गए हैं। इन्फ्लेशन करीब 60-70% बढ़ चुका है, सब परेशानी हो गई। अगर तेल भी अगर नहीं बेच पाएगा और पैसे नहीं आएंगे तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने मिलिट्री की तरफ से अपनी पूरी कोशिश करके ईरान को दबाने की कोशिश की है। जैसा हमने पूरे विश्व ने देखा है कि 2-3 महीने में अमेरिका करीब असफल तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक परेशान रहा है और नुकसान बहुत कर चुका है। अभी दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका के जो एमुनिशन से, एयरक्राफ्ट से, एयर कैरियर से, वो खाली ईरान के काउंटर करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इनके पास जो जखीरा है और जो पूरा स्टॉक पाइल है वो पूरे विश्व के लिए है। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इनका स्टॉक पाइल इतना कम हो गया है एमुनिशंस का, एयरक्राफ्ट का, कि अगर चाइना के साथ लड़ाई हो तो सामना नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अमेरिका अभी क्या सोच रहा है? अमेरिका तो अभी 60s की बात कर रहा है कि जब हम डोमिनेट करते थे, जो कहते थे, हम फतवा जारी करते थे, सुन लिया करते थे। उसके बाद से बहुत बदलाव आ चुका है। अमेरिका के सैंक्शन देखिए, नॉर्थ कोरिया पर रखा, भारत पर लगाया, ईरान पर लगाया, रशिया पर लगाया। इन देशों का क्या हुआ है? तो सारे देशों ने ऑल्टरनेटिव मीन्स जोड़ लिया है ताकि हम कैसे आगे बढ़ें। पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि सारे देश आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो देश ईरान को आइसोलेट करना चाहता है, समय दूर नहीं जब अमेरिका खुद ही आइसोलेट हो जाएगा।
उससे उसकी बात कोई सुनेगी नहीं। इससे इंडिकेशन देखिए, इनको ग्रीनलैंड चाहिए, ग्रीनवे चाहिए, ताकि यूरोप भी इनसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। सेंट्रल अमेरिका में भी गड़बड़ किया है। अभी इनका लास्ट शॉट है कि चाइना अगर पीछे हट जाए तो इसका रेवेन्यू ईरान का बंद हो जाएगा और जो परेशानी की अपनी जो भी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, युद्ध नीति हो, आर्थिक नीति हो, इन सब की वजह से जो कभी मित्र थे अमेरिका के, उन्होंने या तो दूरी बनाई है या फिर उन्होंने एक अविश्वास अपने मन में बिठा लिया है। और देखिए, यमन के मारिब में हूती का ड्रोन अटैक और राजौम क्वाडकॉप्टर ड्रोन से अटैक किया इन्होंने, और सऊदी समर्थित सेनाओं पर बड़ा हमला। ड्रोन अटैक में सऊदी अरब का टैंक तबाह। और इजरायली सेना का बड़ा ग्राउंड एक्शन देखने को मिला, जहां लेबनान के तिब्नन शहर पर गोले दागे गए हैं। इजरायल ने टैंक और तोप के गोले दागे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना का लेबनान के तिब्नन शहर पर एक्शन। और आर्थिक युद्ध पर ईरान का अमेरिका को जवाब। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, और ट्रंप की आर्थिक युद्ध रणनीति विफल होगी, ईरानियों की दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ेगी। अमेरिकी आर्थिक आतंकवाद बड़ा खतरा है, ये ईरान ने कहा है। तो आर्थिक आतंकवाद की संज्ञा दी गई है अमेरिका के इस कदम को ईरान के द्वारा, और ये भी ईरान ने कहा है कि ईरानियों से ये शत्रुता मोल लेने वाली बात होगी। तो ईरान का अमेरिका को करारा जवाब। अब्बास अराक्ची नाकाम नीतियों पर और जोर देने से सिर्फ और सिर्फ हार मिलेगी, ये वो कह रहे हैं, और अमेरिका को वो एक चेतावनी दे रहे हैं। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं अमेरिका का आर्थिक आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये एक टर्म एक तरीके से अमेरिका के लिए कहा है कि वो आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है। और गरीबाबादी क्या कह रहे हैं, सैन्य युद्ध में हार मिली तो विफलता को आर्थिक युद्ध का नाम दिया जा रहा है। और इस तरीके से आप देखिए कि मुस्तफा की युद्ध रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पहला चरण अरब में यूएस सैन्य बेस पर हमले किए, दूसरे चरण में खाड़ी देशों में सबसे बड़े हमले किए गए हैं, और 2 चरणों में ये सब कुछ किया गया है। मकसद इसका क्या है, बेस पर हमले करके अमेरिका पर दबाव बनाना, जो कि हुआ भी है, और ये एक तरीके से कुछ हद तक ईरान इस मकसद में कामयाब भी रहा है। और आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बताते हैं। ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से क्या बयान सामने आया, अब्बास अराक्ची ने क्या कहा। अमेरिकी दबाव की पुरानी रणनीति दोहराई गई है। अमेरिकी दबाव की पुरानी रणनीति आर्थिक ऑपरेशन पुराने मॉडल की तरह नाकाम हो गया है, ये कहा गया अब्बास अराक्ची की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। तो अराक्ची ने बता दिया नाकाम होगा अमेरिकी दबाव। क्या कहा अराक्ची ने, 14 साल पहले इतिहास की सबसे कठोर पाबंदियां नाकाम हुई थी, स्टैंप जिसका नाम, और 8 साल पहले जबरदस्त दबाव भी नाकाम हुआ। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात भी नाकाम हुई। आज सबसे जबरदस्त आर्थिक अभियान भी नाकाम होगा, ये भी तय है। ये इन्होंने एक तरीके से प्रेडिक्शन भी कर दिया अभी से ही। पहला ये कि हमने पहले भी ये सब देखा है, बस धमकाने वाले अलग हैं, ये वो कह रहे हैं, यानी कि लोग बदल गए हैं। यही नीतियां पहले भी अमेरिका ने अपनाई है। सवाल ये कि क्या ईरान ने बड़ी जवाबी तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से ये आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है ईरान का इन पाबंदियों और इन धमकियों के बाद भी। और एक और खबर इसी से जुड़ी जान लीजिए। ईरान के सीनियर नेता इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। इब्राहिम अजीजी का अमेरिका पर बड़ा अटैक, कहा वॉशिंगटन कूटनीति की भाषा नहीं समझता। इब्राहिम अजीजी ने आगे कहा ताकत की भाषा अमेरिका को माफी मांगने पर मजबूर करेगी। और हमारे साथ मनीष हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, जिस तरीके से ईरान जवाब दे रहा है और वो रेफरेंस पॉइंट भी बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये नीतियां पहले नहीं थी, लोग बदल गए हैं, भाषा और तरीका वही है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? क्या लंबे आर्थिक प्रतिबंधों को झेल पाने की ताकत है, या कोई नई रणनीति ईरान बनाकर बैठा हुआ है इस बार?
देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो ये आर्थिक प्रतिबंध को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका था, उसका ये बात सच है कि बहुत से मुल्कों ने तोड़ निकाल लिया। चीन ने भी अपने यहाँ जिस तरह का सिस्टम को डेवलप किया है, तो आज की तारीख में आप देख ही रहे हैं कि चीन उल्टे दुनिया भर को सामान सप्लाई कर रहा है और चीन सैंक्शन लगाता है कि हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो अमेरिका या दूसरे देशों को नहीं देंगे और दूसरे देशों को परेशानी होती है। ठीक उसी तरह से रूस में मैंने खुद देखा कि जब वहां पर सैंक्शंस लगे तो मान लीजिए कि KFC था, तो KFC की जगह पर उन्होंने CFC बना दिया, तो उस तरह से अल्टरनेट व्यवस्था हुई। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान के संदर्भ में बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी जो महंगी कार पे चलता हो, घर लेकर रह रहा हो, उनकी महंगी लाइफ स्टाइल हो, तो उसको पैसे की जरूरत होगी। लेकिन अगर किसी ने सोच लिया कि मुझे मिनिमम लाइफ सपोर्ट के साथ रहना है, तो फिर कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। वही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान ने दशकों में अपने भीतर एक जीने की पद्धति ऐसी बनाई है कि ठीक है, उसे महंगी गाड़ियां नहीं चाहिए, ठीक है, उसे आधुनिक साजो सामान नहीं चाहिए। उन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, ड्रोन बनाए, और वही अमेरिका से रक्षा करने के लिए काफी है। और रही बात, एक रोबुस्ट सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन हाँ, इतना आसान भी ये सब नहीं होगा, क्योंकि इसके बावजूद भी बहुत सारी जरूरत की चीजें चाहिए, जहां पर अमेरिका भारत पर, चीन पर, रूस पर दबाव डालेगा कि आप ईरान की वो सामान सप्लाई नहीं करो। तो अमेरिका को इंतजार है कि इसका असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है अगर इसका असर आएगा भी तो लंबा खींचेगा, और इतने दिन के लिए अमेरिका खुद तैयार नहीं है। ठीक है, अब देखना होगा कि वाकई में अमेरिका इस आर्थिक युद्ध को भी कितना लंबा खींच पाता है इस हालात में, इस स्थिति में। और इस बीच यमन से खबर, यमन में सऊदी समर्थित नेताओं पर हमला, भारी बॉम्बर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, हूती अंसार अल्लाह का टारगेटेड अटैक। वहीं उत्तर पश्चिमी यमन में आमने सामने की जंग छिड़ गई है। यहां अंसार अल्लाह के मिलिट्री वाहनों पर अटैक की खबर है। हमारे प्रांत की फ्रंटलाइन पर हूती को नुकसान पहुंचा है। हज्जा प्रांत में भी हूती विद्रोहियों का टैंक तबाह, अल ज़ौफ प्रांत में भी हूती विद्रोहियों पर हमला। और इधर सीरिया में हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। अबू अल जहूर एयरपोर्ट पर हुआ था अटैक, इजरायल ने की थी विध्वंसक एयर स्ट्राइक। स्वतंत्रता और सुरक्षा की हिफाजत करेगा ईरान। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री की चेतावनी आई सामने। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद अल रेजा ने यह धमकी दी है। क्या कहा? अरब देश ईरान की चेतावनी को गंभीरता से ले, हमला हुआ तो करारा जवाब देगा ईरान। ईरान के मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही की धमकी, ईरान में दुश्मन को रोकने की ताकत, हमारी सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। अली ने कहा हमला हुआ तो दुश्मन नस्तानाबूद होगा। अमेरिका वर्सेस ईरान, खाड़ी देशों को वार्निंग दी गई है। पहली बार नहीं है जब खाड़ी देशों को ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई हो। पश्चिम एशिया में यूएस के मददगार देशों को धमकाया गया है। यूएस की सैन्य मदद करने वाले देशों पर हमला संभव ये बताने की कोशिश। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही की धमकी है। अरब देशों को धमकी दी गई है। पश्चिम एशिया में हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है बताने की कोशिश। अमेरिका को मदद दी तो जंग मानेगा ईरान, ये संकेत क्या संकेत हैं? इसके अलावा ट्रंप की धमकियों से बेखौफ ईरान का नेतृत्व, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को चुनौती की कोशिश और हमले के लिए नई मिसाइलों का उत्पादन तेज कर दिया गया है। इधर विध्वंसक हमलों के लिए हथियारों में बदलाव भी किया गया है। सिवात सर, ये पहली बार नहीं है जब ईरान की तरफ से इस तरीके से खाड़ी देशों को धमकी दी गई हो। ईरान जानता है कि खाड़ी देशों का रोल क्या है। खाड़ी देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव पहले भी बनाया जा चुका है और संकेत देने की कोशिश है कि अगर किसी ने भी समर्थन किया तो वो सीधा ईरान का दुश्मन माना जाएगा। हाँ बिल्कुल प्रगति, ये तो दिखा दिया ईरान ने। जो पहला राउंड हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि जो भी खाड़ी के देश जिसके इन्वॉल्व थे, जहाँ पर मिलिट्री बेसिस थी अमेरिका की, या उन्होंने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल किया अमेरिका ने ईरान पे हमला करने के लिए, उनको ईरान ने बर्बाद कर दिया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन मिलिट्री बेसिस में। और कोलेटरल डैमेज होता है इन देशों पे जहां इनका टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया, एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी नुकसान हुआ और इनके डीसैलिनेशन प्लांट भी किसी हद तक नाकाम हो गए थे। तो ये सच्चाई इन सभी खाड़ी देशों को पता है कि अगर ये खुल के अमेरिका के साथ आएंगे
तो फिर ईरान इनके ऊपर हमला करेगा और इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता नहीं वो ये चाहते हैं। तो इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है अमेरिका की, वो द्विधा में है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। ईरान मान नहीं रहा और इसलिए उसके पास या तो वो लड़ाई करे या वो इकोनॉमिक सैंक्शन लड़ाई अगर करता है तो पलटा फिर ईरान का भारी होगा, क्योंकि ईरान के पास बेटर हथियार हैं, उसने भरपाई कर ली है। और अमेरिका के अंदर जो हथियारों की भारी कमी है पेट्रोइड, थार्ड और तमाहॉक में, तो उसका दूसरा तरीका एक ही है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई इतना सैंक्शन लगाओ। देखो एक चीज माननी पड़ेगी, ईरान किससे पैसा कमा रहा है? वो ऑयल से। ऑयल कहाँ से पैदा हो रहा है? खर्ग आइलैंड से। वहाँ 90% ऑयल जाता है चीन को, और वो जाता कहाँ? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अमेरिका अगर उसको नेवल ब्लॉकेट करता रवि तो फिर मुश्किल हो जाएगा ईरान के लिए। समझता है कि अगर ऑयल सप्लाई को हम रोक देंगे तो बहुत बड़ा दबाव ईरान के ऊपर आएगा। लेकिन ओपी तिवारी सर, अब कुल मिलाकर बात यह है कि धमकाने से लेकर नाकेबंदी से लेकर जंग, हमला, सब कुछ कर लेने के बाद जो ऑब्जेक्टिव आपने फिक्स किए थे, तथाकथित जो परमाणु बम नहीं बनाने देने का ऑब्जेक्टिव, भाई इस आर्थिक प्रतिबंध से वो ऑब्जेक्टिव क्या हासिल होंगे? क्या कुल मिलाकर बात वहीं रह जाएगी? आप प्रतिबंध लगाएंगे, ईरान परेशान होगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन की बात वहीं रह जाएगी, रजीम चेंज की बात वहीं रह जाएगी, प्रॉक्सीज को खत्म करने की बात वहीं रह जाएगी, होगा क्या फिर? रवि देखिए, बिल्कुल जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव ट्रंप का था वो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव कहीं भी नहीं था। ईरान अगर एटम बम बनाएगा तो अमेरिका को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इजराइल को डर है, अमेरिका ने अगर पाकिस्तान को हेल्प किया वहाँ एटम बम बनाने के लिए, बट इजराइल से कोई, बट ये इनका था जो 40 साल से इजराइल वेट कर रहा था कि मैं अमेरिका को कैसे इन्वॉल्व करूँ। इस बार पहली बार ट्रंप इन्वॉल्व हुए हैं। अब जो भी मकसद था, इतनी दूर से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास इक्विपमेंट अवश्य है, जहाज बहुत हैं और ये सब एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये सब दिखावे के लिए है। लड़ने के लिए तो मिसाइल्स और ड्रोन्स ही चाहिए, और लड़ने के लिए मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पॉर्टेंट। खाली मशीन से आप लड़ नहीं सकते। मशीन ला के देख लिया उन्होंने, देख लिया कि इनके जो जवान थे, जो सेलर थे, वो इतने परेशान हो गए कि इनको अपने युद्ध पोत को हटाना पड़ा। अभी दूसरा लेके आए हैं, कब तक लड़ेंगे देखने की बात है। बिल्कुल, दबाव तो अमेरिका पर भी है सर, और इस वजह से ये बदलाव किए गए हैं। इस बीच एक और खबर है, दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगी ईरान की आवाम। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातेमी की अपील है ये। ईरान ने सफलतापूर्वक जंग लड़ी है, अमीर हातमी की तरफ से कहा गया है। मनीष, लगातार ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं तो यही दिखाने की कोशिश है कि ईरान के हौसले अभी भी बुलंद है। कम से कम ये बात तो सच है कि अभी फिलहाल ईरान को ये लगता है कि अगर उसने अमेरिका का सामना कर लिया, इजराइल का सामना कर लिया, तो वैसी स्थिति में अब ईरान को कौन रोक लेगा। और ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो तो अमेरिका और इजराइल के भरोसे ही थे। तो इसीलिए ईरान की तरफ से लगातार मिडिल ईस्ट कंट्री पर यह धमकी दी जाती है। बल्कि इसको अगर आप ये सोचिए कि क्या होगा अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट को खाली करके चले गया, तो उसके बाद क्या ईरान मिडिल ईस्ट के सभी देशों को गले लगाएगा, या फिर ईरान अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा और मिडिल ईस्ट के कंट्री को कहेगा कि अब यहाँ का असली दादा मिडिल ईस्ट का मैं हूँ और मुझे अब टैक्स भरो, और नहीं तो फिर उसका परिणाम भुगतो। तो यानी आज जो काम अमेरिका करता है मिडिल ईस्ट में, क्या वो काम ईरान करेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईरान और उसके आसपास के देशों को देना है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो जरूर है कि अमेरिका पर जिस तरह से ईरान ने वहां दबाव बनाया है, अब अमेरिका को सोचना पड़ता है। और जो मनीष बात आप कह रहे हैं, अमेरिका पर जो प्रेशर है, वो प्रेशर अमेरिका पे डिपेंडेंट या अमेरिका के सपोर्ट में जितने भी देश या नेता रहे हैं उनके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वक्त। एनआईए ने अनंतनाग में 2 जगह रेड की है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 जगह एनआईए की रेड। बिजबेहरा में एसआईसीओपी पर एनआईए की छापामारी। दुरू इलाके के खरीरी गांव में दूसरी एनआईए रेड की खबर। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एनआईए की रेड। एक बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है 2 अलग अलग इलाकों पर। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से। डबल मर्डर का मामला सामने आ रहा है। पति ने पत्नी और बेटी की हत्या की है। दूसरी बेटी पर भी जानलेवा हमला किया गया। खोड़ा के लोकप्रिय बिहार में हत्या की ये वारदात। तो बिहार के अररिया का रहने वाला है अभियुक्त। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये डबल मर्डर क्यों किया गया है।
उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई। महाकाल मंदिर के पास चला बुलडोजर, अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त।